प्रयागराज पुलिस ने गैंगस्टर तस्कर मोहम्मद मुजफ्फर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मोहम्मद मुजफ्फर का करोड़ों का मकान कुर्क किया है। माफिया और अपराधियों के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। आज संगम नगरी प्रयागराज में गैंगस्टर और गो तस्कर मोहम्मद मुजफ्फर के खिलाफ प्रयागराज पुलिस ने कुर्की की बड़ी कार्रवाई की। गैंगस्टर मोहम्मद मुजफ्फर कौड़िहार से समाजवादी पार्टी का ब्लॉक प्रमुख है। प्रयागराज पुलिस ने पूरा मुफ्ती थाना क्षेत्र के लाल बिहारा में स्थित मोहम्मद मुजफ्फर 1133 वर्ग मीटर जमीन में बने मकान को कुर्क कर दिया। इस मकान की अनुमानित कीमत 11 करोड़ 50 लाख रुपए बताई गई है। अपराधी और माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार का ऑपरेशन माफिया लगातार जारी है। इसके तहत जो बड़े माफिया अपराधी हैं उनकी संपत्तियों पर चोट की जा रही है और इसी के तहत गैंगस्टर और सपा के ब्लॉक प्रमुख कौड़िहार से मोहम्मद मुजफ्फर के खिलाफ आज बड़ी कार्रवाई की गई है। पूरा मुफ्ती थाना के लाल बिहारा में उसका मकान था करोड़ों का, जो कि 1133 वर्ग मीटर में है और इसकी अनुमानित कीमत 11.5 करोड़ रुपए है। आज इसको कुर्क किया गया है। गाजीपुर पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जहां माफिया मुख्तार अंसारी के मकान को कुर्क कर लिया गया है, वहीं उनके भाई अफजाल अंसारी की भी संपत्ति को कुर्क किया गया है। गाजीपुर में माफिया मुख्तार अंसारी पर बड़ा एक्शन हुआ है। मुख्तार के साथ साथ मुख्तार के भाई बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी पर भी एक्शन हुआ। पुलिस ने मुख्तार गैंग के सदस्य काजू कुरैशी पर भी कार्रवाई की। पुलिस ने मुख्तार का 25 लाख से ज्यादा कीमत का मकान कुर्क कर दिया। अफजाल अंसारी की कई जमीनें भी कुर्क की गई हैं। मुख्तार के गुर्गे काजू कुरैशी की 40 लाख की संपत्ति कुर्क की गई। कुल 2 करोड़ 50 लाख की संपत्तियां कुर्क की गईं। तो 14A की धारा गैंगस्टर एक्ट में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो विगत कुछ दिनों में जब्तीकरण उसका कराया गया है। आज 3 व्यक्तियों की प्रॉपर्टी का जब्तीकरण धारा 14A गैंगस्टर एक्ट 1986 के अंतर्गत किया जा रहा है। नंबर 1 मुख्तार अंसारी की प्रॉपर्टी, जहाँ पे हम लोग अभी खड़े हैं, यहाँ पे इनका मकान सीज़ किया जा रहा है। दूसरा अफजाल अंसारी की कुछ 5 अराजी नंबर्स है, जिसका कुल रकबा 0.3 हेक्टेयर्स है। और काजू कुरैशी जो इनका गैंग मेंबर है, उसकी भी प्रॉपर्टी को आज जब्त कराया जाएगा। कुल अनुमानित कीमत इन प्रॉपर्टीज़ की लगभग 2.5 करोड़ रुपए के आसपास है। यूपी भवन से एक फर्जी आईएएस पकड़ा गया है। दिल्ली पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। उसने खुद की तैनाती गृह मंत्रालय में बताई थी। दिल्ली में स्थित यूपी भवन में एक फर्जी आईएएस अधिकारी पकड़ा गया। फर्जी आईएएस बनकर यूपी भवन में ये युवक ठहरा हुआ था। यूपी भवन के प्रथम तल पर कमरा नंबर 118 में ये फर्जी आईएएस ठहरा हुआ था। बताया जा रहा है कि युवक ने खुद को यूपी कैडर का आईएएस अधिकारी अमित सिन्हा बताया। इसके साथ ही गृह मंत्रालय में अपनी तैनाती दिखाई। दिल्ली पुलिस आरोपी युवक से पूछताछ में जुटी हुई है। ये है दिल्ली स्थित यूपी भवन, जहां पर उत्तर प्रदेश के वीवीआईपी आकर ठहरते हैं। विधायक, सांसद, मंत्री से लेकर अफसर और जजेज भी यहीं आकर ठहरते हैं। लेकिन इसकी सुरक्षा का आलम यह है कि यहाँ पे एक युवक फर्जी आईएएस बनकर आता है और उसको वीआईपी कमरा अलॉट कर दिया जाता है। साथ ही यहाँ के कर्मचारी और अधिकारी उसकी आवभगत में लगे रहते हैं। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि उसने जो लेटर दिया है वो फर्जी है, इसके बाद भगदड़ मच जाती है और इसके बाद युवक को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। दिल्ली पुलिस अब युवक को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। उसका बैकग्राउंड खंगाल रही है कि इसके कनेक्शन क्या है और यहाँ रुकने का मकसद क्या था। पंजाब नेशनल बैंक की लापरवाही ग्राहकों पर भारी पड़ गई। बैंक की करेंसी टेस्ट में रखे 42 लाख रुपए घोर लापरवाही के चलते सड़ गए। कानपुर में बैंकों में गड़बड़ी की खबरें थम नहीं रही हैं। लॉकर से पैसे गायब होने को लेकर अक्सर कानपुर के बैंक चर्चा में रहते हैं। अब कानपुर के पांडु नगर के पंजाब नेशनल बैंक में बड़ी लापरवाही सामने आई। यहां पर करेंसी चेस्ट में रखे 42 लाख रुपए सड़ गए। लापरवाही पर बैंक प्रबंधन ने 4 अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक का मामला अभी थमा ही नहीं था कि एक मामला और सामने आ गया, जिसमें बैंक के चेस्ट से लाखों रुपया गायब हो गए, या कहा जाए कम हो गए, या कहा जाए उन पर पानी पड़ गया। इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम पंजाब नेशनल बैंक के उसी ब्रांच पे है, जिसको पांडुनगर ब्रांच कहते हैं। उस ब्रांच में ऑडिट के दौरान अधिकारियों को चौंकाने वाली चीज़ें सामने आई, जिसमें ब्रांच में जो ट्रंक्स थे जिसमें करेंसी रखी गई थी, उस ट्रंक में नोट जो हैं कुछ गले हुए थे, कुछ नोट्स खराब हो चुके थे और कुछ काउंटिंग में बंडल कम भी थे। यानी बताया जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं, 42 लाख के आसपास का अमाउंट कम हुआ, जिसके बाद से यहां ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई। 4 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया।
गाजियाबाद में एक बार फिर सर तन से जुदा करने की धमकी दी गई है। वसुंधरा इलाके के रहने वाले पत्रकार निशांत कुमार को सर तन से जुदा करने की धमकी मिली है। गाजियाबाद में एक बार फिर से सर तन से जुदा करने की धमकी दी गई है। इस बार धमकी वसुंधरा इलाके में रहने वाले पत्रकार निशांत कुमार को मिली है। पत्रकार को व्हाट्सएप पर धमकी भरा मैसेज आया है। मैसेज में लिखा है कि गुस्ताखी नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। मैसेज करने वाले ने धमकी दी है कि वो इस्लाम के खिलाफ रिपोर्टिंग करना और एजेंडा चलाना बंद करे, नहीं तो उसका सर भी तन से जुदा कर दिया जाएगा। पत्रकार निशांत कुमार ने इसकी सूचना इंदिरापुरम थाने में दी है। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। सोमवार के दिन मुझे धमकी आती है व्हाट्सएप पे और मैसेज आता है। तकरीबन 7 बज रहे थे, उस टाइम मैं ट्रैवल कर रहा था, तो मैसेज आता है कि स्टॉप राइटिंग अगेंस्ट इस्लाम और अदरवाइज हम तुम्हें मार देंगे। और जो सरतन से जुदा वाली जो आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, कह सकते हैं कि वो भी मैसेज आता है कि गुस्ताख नबी की एक सजा, सरतन से जुदा। उस संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है तथा साइबर सेल और एसपी सिटी सेकंड साहब की टीम और थाना इंदिरापुरम की टीम के द्वारा घटना के अनावरण के प्रयास किए जा रहे हैं। जल्दी घटना का अनावरण किया जाएगा। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय पोषण माह 2022 का शुभारंभ किया और इसके साथ 199 आंगनबाड़ी केंद्रों का शिलान्यास और साथ में 501 आंगनबाड़ी केंद्रों का लोकार्पण किया। लखनऊ में सीएम योगी ने राष्ट्रीय पोषण माह 2022 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर 199 आंगनबाड़ी केंद्रों का शिलान्यास और 501 आंगनबाड़ी केंद्रों का लोकार्पण किया गया। साथ ही 3 से 6 वर्ष के बच्चों के बाल पिटारा मोबाइल ऐप और आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया। सीएम योगी ने कहा कि पिछले 5 साल में यूपी में शिशु मृत्यु दर और एनीमिया रोग को नियंत्रित किया गया। सीएम योगी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि 2017 से पहले शराब बेचने वाले ही पोषण आहार बांटने का कार्य करते थे। हम लोग अधिक से अधिक लोगों तक, अधिक से अधिक माताओं तक, अधिक से अधिक किशोरी कन्याओं तक, बच्चों तक पहुंच करके शासन की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। मुझे देख करके आज संतुष्टि हुई कि यहां पर 700 आंगनबाड़ी केंद्रों का लोकार्पण भी और शिलान्यास का भी कार्यक्रम संपन्न हुआ है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज जन्मदिन है। बीजेपी धामी के जन्मदिन को संकल्प दिवस के रूप में मना रही है। देहरादून के घंटाघर में एक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम धामी ने शिरकत की। सीएम धामी ने कहा कि आज के दिन हम संकल्प लेते हैं कि हम देश के श्रेष्ठ राज्यों में उत्तराखंड को शामिल करेंगे। हम उत्तराखंड से भ्रष्टाचार को समाप्त करेंगे। और इस अवसर पर आज के इस दिन पर हम संकल्प लेते हैं कि हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल होंगे। हम उत्तराखंड से भ्रष्टाचार को पूरी तरह से समाप्त करेंगे। उत्तराखंड से नशे को पूरी तरह से, देवभूमि को मुक्त करेंगे। देवभूमि का नशा से पूरी तरह से मुक्ति होगी। हम हर क्षेत्र में आगे जाएं, हमारा उत्तराखंड आगे जाए और हमारे नौजवान युवाओं का जो सुनहरा भविष्य है, उनके लिए अभी हमने जो फैसले लिए हैं वो सारे फैसले उनके आगे के भविष्य को ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं। इसलिए मैं सबको कहना चाहता हूं कि आगे चलकर सब लोग अपनी परीक्षाएं, जो अभी 7000 भर्तियां होनी हैं, उन परीक्षाओं की तैयारी करें और भविष्य में उनको सारी परीक्षाएं निष्पक्ष और बिल्कुल जो है पारदर्शी तरीके से होंगी। उनको कोई संदेह करने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। बाबा रामदेव ने आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पतंजलि के इमेज को खराब करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ लोगों को स्वदेशी पसंद नहीं आ रहा है। बाबा रामदेव ने आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बाबा रामदेव ने कहा कि पिछले कुछ दिनों से पतंजलि प्रोडक्ट को लेकर सोशल मीडिया में नेगेटिव कैंपेनिंग चल रही है। बाबा ने कहा कि ऐसे लोगों और संस्थानों के खिलाफ कानूनी नोटिस दी गई है। बाबा रामदेव ने कहा कि जो भी पतंजलि की इमेज को खराब करने की कोशिश करेगा, हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। बाबा रामदेव ने कहा कि कुछ लोग नहीं चाहते कि स्वदेशी आगे बढ़े। अब पतंजलि ब्रांड को जिन लोगों ने नुकसान पहुंचाया है, इस बार मैंने कहा उनकी बैंड बजाओ। अब 100 से ज्यादा लोगों को हम लीगल नोटिस दे चुके हैं, कुछ पर एफआईआर करा चुके हैं और इस बार मैंने कहा छोड़ना नहीं है। कुछ लोगों ने जैसे नोटिस भेजा हटा दिया। मैंने कहा हटा करके हमको जो डैमेज करना था तो कर दिया। आज पतंजलि का ब्रांड, चलो एक पतंजलि फूड्स की जो वैल्यू है नेटवर्थ हो 50,000 करोड़, पतंजलि का आज भी चले तो लिस्टिंग का प्रोसेस है और एक प्रक्रिया है कैपिटल मार्केट की। अरे पतंजलि और स्वामी रामदेव की आज नेटवर्थ आज भी 5 लाख करोड़ से ज्यादा है। तुम कैसे किसी को हानि पहुंचा सकते हो?
यूपी में मदरसों के सर्वे को लेकर जुबानी जंग तेज है। शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने जहां इसकी वकालत की है, तो वहीं सपा नेता हाजी ने कहा है कि मदरसे जकात के पैसे से चलते हैं। यूपी में मदरसों के सर्वे को लेकर सियासत जारी है। मदरसों की फंडिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इस बीच प्रयागराज में शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती ने मदरसों की जांच हर हाल में कराने की मांग की। तो अलीगढ़ में एसपी के पूर्व विधायक हाजी जमीरुल्लाह खान ने कहा कि मुस्लिम मदरसों को मिलने वाले जकात की चोरी कभी नहीं हो सकती। अवलंबन लेकर मस्जिद के प्रति, मंदिर के प्रति, मठ के प्रति, सबके प्रति आस्था होने पर भी अगर मठ, मंदिर, मस्जिद किसी भी संस्थान का उपयोग जैसा नहीं होना चाहिए, किसी तंत्र को दबाने के लिए होता है, आतंकवाद को प्रश्रय देने के लिए होता है, तो वह मठ, मंदिर, मस्जिद न कह करके आतंकवाद का केंद्र कहने योग्य है। इतना हमारे पास दौलत है, हम हो सकता है इनकम टैक्स न दें, सेल टैक्स न दें, जीएसटी न दें, उसकी चोरी कर लें, लेकिन हम कभी भी ज़कात की चोरी नहीं कर सकते। ज़कात से चल रहे हैं, ये ज़कात के पैसे से चल रहा है, तो इस पे सरकार को नहीं हो, किस सरकार को क्या, किसी को मालूम, अल्लाह को मालूम। बारिश ने प्रशासन की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी। लखनऊ में एयरपोर्ट पर पानी भरने से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। लखनऊ में बारिश ने प्रशासन की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट परिसर में पानी भरा नजर आया। पानी भरे होने से एयरपोर्ट पर आने वाले यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एयरपोर्ट रोड पर पानी के भरने से वाहन भी खराब हो रहे थे। एयरपोर्ट जाने वाले मुख्य रास्ते के अलावा पार्किंग एरिया भी जलभराव नजर आया। इस वक्त हम लोग राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डे पर मौजूद हैं, लेकिन हवाई अड्डे के बाहर पानी किस कदर भरा हुआ है ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। एयरपोर्ट पर फ्लाइट पकड़ने आने वाले यात्रियों के सामने बहुत मुश्किलों का अंबार है। धीरे धीरे करके गाड़ियों को लेकर जाया जा रहा है। बहुत सारी गाड़ियां बंद हो रही हैं, तो यात्रियों को मजबूरन इस पानी में उतरकर जूते चप्पल हाथ में लेकर एयरपोर्ट तक जाना पड़ रहा है। ये वो एयरपोर्ट्स हैं जिन्हें इंटरनेशनली फेम है, अडानी का टेक ओवर है पूरा एयरपोर्ट पर, लेकिन बावजूद उसके वाटर लॉगिंग की समस्या को पिछले 4 घंटे से हल नहीं किया जा सका है। राजधानी लखनऊ में भारी बारिश के चलते एक दीवार गिर गई, जिसके नीचे दबकर 9 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 2 लोग जख्मी हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतक परिवार को सहायता राशि देने का ऐलान किया है। लखनऊ के कैंट इलाके में दीवार गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग घायल हैं। योगी सरकार ने मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए सहायता राशि देने का ऐलान किया। साथ ही घायलों के मुफ्त इलाज के निर्देश दिए। भारी बारिश के कारण दिलकुशा में कैंटोनमेंट की दीवार गिर गई। बताया जा रहा है कि दीवार के किनारे लोग झोपड़े बनाकर रह रहे थे। मरने वालों में 4 लोग झांसी के बताए जा रहे हैं और कुछ लोग मध्य प्रदेश के। दीवार ही भरभरा कर गिर जाती है और जिसकी चपेट में करीब 12 से 15 लोग आते हैं, जिनमें से 9 लोगों की मौत को कंफर्म किया जा रहा है। 2 अब भी घायल हैं जो सिविल अस्पताल में भर्ती हैं। कैंट का चूंकि इलाका है, यहाँ पर नेटवर्क की भी काफी परेशानी बताई जाती है, काफी समस्या है। बताया जाता है कि ये दीवार एक बार पहले भी गिर चुकी है और कल 3 बजे करीब ये दीवार गिरी है। जब लोगों ने चीख पुकार सुनी है, तब फौज के लोग यहाँ सबसे पहले आए, उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है।